कार कॉर्नर में भी स्टेबल रहती है और उसके साथ में टेल टच होने जैसा नहीं आता। ऐसे जो पॉइंट है वहाँ आपको तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है और अप्रोच एंगल जो मिलता है कार के अंदर वो बड़ा ही लिमिटेड मिलता है, और वो इसमें नहीं, हर एक कार में आपको सिमिलर सा ही मिल रहा होता है, जिसके साथ आप आराम से खेल सकते हो, कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो रहा हमारा मिट्टी में कार को चलाने का एक्सपीरियंस। आइए अब सीधे के सीधे चलते हैं हल्के से कंट्री साइड रास्ते पे और वहाँ पे इस कार की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, भारत देश के अंदर जब से पॉल्यूशन नए नॉर्म्स आए, उसके साथ जिन लोगों को अच्छे खासे माइलेज एफिशिएंसी के साथ कार चलाने की आदत थी, अब उन लोगों के लिए थोड़ी सी टेंशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि डीजल इंजन मैक्सिमम जो कार सेगमेंट था उसके अंदर कंपनियों ने बंद कर दिया। जिन्होंने कार सेगमेंट के अंदर डीजल इंजन रखे उसमें डीपीएफ भी डलने लग गया और साथ में उन कारों की कॉस्टिंग भी बढ़ गई। इसी प्रॉब्लम को सॉर्टेड आउट करने के लिए टोयोटा लेकर आया खुद की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भारत देश के अंदर। पहले से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा यूज़ कर रहा था अपनी कैमरी जैसी बहुत महंगी कारों के अंदर, मगर वो जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी महंगी कार वाली है, अब उसको मारुति सुजुकी और टोयोटा ने मिलके थोड़ा सा सस्ता कर दिया, जिसकी वजह से वो अफोर्डेबल हो गई आप और मेरे जैसे लोगों के लिए। 2 साल बाद इसी एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम आए टोयोटा हाई राइडर लेकर। कैसी ये कार चलती, क्या सारा एक्सपीरियंस है, आज वाले व्लॉग में हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सेम टाइम ये वाला जो बॉडी शेल है, ये टोयोटा और मारुति इस लेवल पर खेल रही है कि ये सीएनजी में आ रहा है, उसके साथ में ये 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव में आ रहा है, उसके साथ में ये हाइब्रिड एंड माइल्ड हाइब्रिड जैसी सारी टेक्नोलॉजी में आ रहा है, जिसकी वजह से ये हर एक भारतीय के लिए वो प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है जिसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपकी रेंज कम है तो आप ले सकते हो अपने लिए 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का वो इंजन, जिसके साथ में आप आराम से एक्सप्लोर करते हुए हर जगह घूम सकते हो। जहां पर आपको लगता है कि आपका शहर का ट्रैवल ज़्यादा है और उसके साथ में थोड़ा बहुत हाईवे भी है, फॉर एग्जांपल 55-65% आपका शहर में ट्रैवल है एंड उसके साथ में हाईवे ट्रैवल जो है वो आपका 50 to 45% है, तो उस केस के अंदर ये कारें हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग। कैसी ये कारें अमेजिंग है, इसमें जो बैटरी से चलने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको बैटरी को चार्ज करना नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज वाले ब्लॉग में बात करेंगे। सेम टाइम ये भी बात करेंगे कि ये कार कितनी प्रैक्टिकल, कितनी स्पेशियस हो जाती है आप लोगों के लिए, और इसमें क्या सारी चीज़ें मिलती है जो हमें अच्छी लगी और बुरी लगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज वाले व्लॉग में बात करेंगे, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला व्लॉग हमें कौन सा बनाना, और उसके साथ ही आपको इस व्हीकल के अंदर क्या सारी चीज़ों के बारे में जानना है, क्या सारे और फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम आपके लिए एक अच्छा डिटेल वीडियो लेकर आएँ, ये भी हमें बताइएगा। और जो दोस्त अपने लिए नई कार प्लान कर रहे हैं या आपकी फैमिली पर्सन जो नई कार प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टोटल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, पेश करते हैं टोयोटा हाई राइडर। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है, टोयोटा की ब्रांडिंग, उसके साथ लॉक अनलॉक के बटन। अब ये चाबी आपको मारुति सुजुकी की याद दिलाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको टोयोटा हाई राइडर और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, सेम पार्ट शेयरिंग मिलती है। थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी शोरूम पर जाके सामान लेकर मैक्सिमम चीज़ें फिट कर सकते हो। दोनों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, टोयोटा का भी बहुत अच्छा है और मारुति सुजुकी का भी बहुत अच्छा है। हमारी कोशिश ये थी कि हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो टोयोटा की ही टेस्ट करें, क्योंकि आपको इस केस के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो टोयोटा ने ही मारुति सुजुकी को दी है, तो हमारे लिए ना उसको और ज़्यादा रिलायबिलिटी को एक्सप्लोर करना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो जाता है। अब जब हम मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा चलाएंगे तो वील ट्राई कि वहाँ हम ऑल व्हील ड्राइव चलाएं, ताकि हम दोनों चीज़ों को टेस्ट कर लें। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपको सीएनजी में भी अवेलेबल होती है, उसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड में मिलती है। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले तीनों की प्रैक्टिकलिटी बता देता हूँ। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो जहाँ सीएनजी आराम से अवेलेबल है, जहाँ बूट स्पेस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक बड़ी मैसिव कार चाहिए, उस केस के अंदर सीएनजी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपकी रनिंग कम है, आपको बड़ी कार चाहिए, आपको यही बॉडी शेल चाहिए, तो आप माइल्ड हाइब्रिड ले सकते हो। इनलाइन 4 आपको वहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा होता है एंड उसके साथ अच्छी खासी पावर परफॉर्मेंस मिल जाती है, जिसको आपकी रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पर
अगर आपको चाहिए कि आपका जो शहर का जो रनिंग है वो ज़्यादा है, हाईवे की रनिंग कम है, पर आपको एक अच्छा माइलेज चाहिए, पेट्रोल कार जो ऑटोमेटिक में आज के टाइम आप खरीद रहे हो वहाँ आपको माइलेज मिलता है मैक्सिमम 12-13 का, और कम होते होते शहर के अंदर वो 7-8-9 10 पहुँच जाता है, चाहे छोटी कार लो या बड़ी कार लो। यहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंपनी क्लेम्ड 27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। एक्चुअल कितना आता है इस वीडियो में हम उस सारी चीज़ों को भी टेस्ट करेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस, शहर में चलाना, ऑफ रोड चलाना, ऑन रोड चलाना जैसी सारी बातें। सबसे पहले नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं, कैसा इनका थ्रो है वीडियो के लास्ट में आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छी मैसिव फ्रंट आपको प्रोफाइल मिलती है जिसमें यहाँ पर आपको 360 कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो कि राइट नाउ फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम का है। देखो दोस्तों, गाड़ी कभी पुरानी नहीं होती मगर उसमें फीचर कम होते हैं तो आपको कार पुरानी पुरानी लगने लग जाती है। जैसे आप साइड में देखोगे अच्छी आपको यहाँ पर एसयूवी स्टैंड्स मिल रहा होता है जिसमें आपको, जैसे आप इधर की तरफ देखोगे 215/60 R17 के टायर प्रोफाइल मिलती है, फ्रंट रेयर दोनों में डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। ब्रेकिंग एफिशिएंसी के टाइम बात करेंगे कि कितनी जल्दी आपकी गाड़ी और किस कंडीशन में आराम से रुक जाती है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको कंपनी क्लेम्ड जो ग्राउंड क्लियरेंस कार के अंदर मिलता है वो मिलता है 210 mm का। अब क्या है, ईवी नहीं है कि नीचे की तरफ पूरी बैटरी लगी हुई हो, यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है। और वो कितना है, वो प्रैक्टिकली कितना है, उसको ऑफ रोड भी जाके अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे। अच्छी बड़ी मैसिव आपकी कार है, छोटी सी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी आपको यहाँ पे कार मिले। एंड यहाँ पर 360 कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको अच्छा खासा स्टैंड्स मिलता है ताकि हेडरूम भी अच्छा खासा मिले। जैसे ही आप रेयर में देखेंगे वैसे रेयर प्रोफाइल कुछ इस प्रकार की आपको दिख रही होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर सी लगेगी, सिर्फ लाइट्स और ग्रिल वगैरह का जो बेसिक चेंज है वो आपको मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। पर हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो भाई जब टोयोटा ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाता है तो हम इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। शार्क फिन एंटेना जिसके साथ में यहाँ पर स्पॉइलर आपको मिल रहा होता है, खूबसूरत टेल लैंप, बीचों बीच टोयोटा का लोगो, एंड इधर की तरफ अर्बन क्रूजर हाई राइडर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड इस तरफ टॉप मॉडल जो वी मॉडल है उसके साथ में हाइब्रिड की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है। लाइट जो रेयर लाइट्स हैं उनका थ्रो कैसा है उसको भी वीडियो में टेस्ट करेंगे, पर उससे पहले जो मोस्ट प्रैक्टिकल चीज़ है वो होती है कार में बूट स्पेस। आइए इस बूट स्पेस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कार के अंदर 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है हाइब्रिड के अंदर। तो देखो होता क्या है कार में ना, एक तो क्या है ये वाली जो चीज़ें इनको ऊपर की तरफ लगा देते हैं, जब गाड़ी साफ होकर आई तो ये सारी चीज़ें इधर उधर रह गई। सो इस कार के अंदर आपको जो स्पेस मिलता है, अच्छा इधर की तरफ का गायब है। ये कार जो है ये 2 साल पुरानी है, करीब करीब 25,000 किलोमीटर चली हुई है। एंड आप लोगों ने जो हमसे बोला कि जो भाई आपको टोयोटा हाई राइडर का रिव्यू करना है, तो हमें ऐसे लगा कि यार उस कार का रिव्यू करना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है जो कि समय के साथ लोगों ने यूज़ करी हर लेवल पर, एंड एजिंग के साथ उस कार में कैसा वो बिहेव करती है उसको टेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि नई कार भी ले सकते थे, नई कार में कुछ आपको नई टेक्नोलॉजी और एड ऑन फीचर मिले उसके ऊपर बात करेंगे। पर सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखते हैं 265 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। इतना सारा बूट स्पेस है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। हालांकि अगर आप बहुत सारा लगेज लेकर 5 लोग चलते हो उस केस के अंदर ये जो ट्रे है आप हटाकर भी बहुत सारा सामान रख सकते हो। अच्छी स्टर्डी आपको ट्रे मिलती है। साइड में जैसे आप देखोगे वैसे यहाँ पर आपको ट्रंक में लाइट मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट ट्रंक में मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि कई बार आपको टायर इन्फ्लेटर या कोई भी चीज़ अगर काम में लेनी है तो डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे इस तरफ देखोगे वैसे बिकॉज इट्स ए हाइब्रिड कार तो इसीलिए आपको यहाँ पर अलग से एक बैटरी पैक मिल रहा होता है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको और जगह मिल जाती है। जैसे आप साइड में देखोगे वैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको एलिमेंट मिलते हैं जिसके साथ आप अगर छोटा मोटा और सामान रखो, रिकवरी टूल्स रखो, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो। अब दोस्तों वीडियो हमारा लंबा होता है पर हम कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव बनाओ। अगर आप अपनी ऐसी एक कार खरीदते हो इसके साथ 2-3 चीज़ें हरदम खरीद लो। पहला जंपर, क्योंकि ऑटोमेटिक कार है, इन केस बैटरी ड्रेन हो गई तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। दूसरा एक ऐसा जैक जो कि हाइड्रोलिक हो जिससे कार को ऊपर उठाना बहुत आसान हो। एंड तीसरा अच्छी बिग गुड ब्रांड का बड़ा आपको एक टायर इन्फ्लेटर ले लेना चाहिए, क्योंकि टायर चेंज करना आज के टाइम पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। और उसके साथ में पंचर किट, ये सारी चीज़ें आप इधर उधर रख सकते हो। एंड आई गेस मारुति सुजुकी के साथ में पार्ट ऑफ एक्सेसरी ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। जैसे नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पर आपको रिकवरी टूल्स मिल जाते हैं विच इज़ क्वाइट नाइस थिंग।
कुछ इस प्रकार का सीजर जैक मिल जाता है, जिसके साथ में बेसिक रिकवरी टूल्स। एंड आप मुझे बोलोगे तो वील ट्राई कि किसी दिन हम इन सारे रिकवरी टूल्स के ऊपर भी बात करें। यहाँ पर आपको अलग से एक पाना मिलता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाकर नीचे की तरफ जो स्टेपनी लगी हुई है उसको भी निकाल सकते हो। बहुत सारी आज के टाइम ब्रांड जो है स्टेपनी देना बंद कर चुकी है। अच्छी बात है टोयोटा, आप लोग स्टेपनी दे रहे हो, क्योंकि आज के टाइम भारतीयों को स्टेपनी की जितनी जरूरत पड़ती है, मतलब प्रैक्टिकली भगवान ना करे किसी को पड़े, मगर स्टेपनी होनी चाहिए। कितने ऐसे लोगों की सोच विचार है, कितनों को ऐसे लगता है कि यार टायर इन्फ्लेटर ही देने से या पंचर किट देने से ही उनका काम हो जाता है, वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वापस इसको यहाँ पर लगा देते हैं। सो अच्छा खासा डिसेंट स्पेस है। हालांकि जब मैं इस कार को लंबे रूट पे लेकर गया और लगेज मैंने रखा है, मुझे पर्सनली इस ट्रे को हटाना पड़ा, जो मेरे लिए अनोइंग है। मगर हाइब्रिड कार है तो ये तो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। एक अच्छी बात मुझे ये लगती है दोस्तों, क्योंकि इस कार में पीछे की तरफ बैटरी आती है, आगे की तरफ इंजन आता है। सो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो प्रॉपर होता है तो आपकी कार को चलाने का मजा भी डबल हो जाता है एंड कार थोड़ी सी और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब ये तो रहा दोस्तों पीछे का कंफर्ट। आइए अब इस कार को टेस्ट करते हैं हर एक अच्छी और बुरी सिचुएशन पर, ताकि हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाए अबाउट द ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। सो आइए दोस्तों कार को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर डोर हैंडल जो है, इसमें आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। डोर हैंडल्स आर नाइस, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। अच्छा वाइड ओपन दरवाजे होते हैं, जिसमें अंदर की तरफ यहाँ पर कभी स्पेस एंड बहुत सारा स्पेस यहाँ मिल जाता है। चारों पावर विंडो स्विच, जिसके साथ में रेयर पावर विंडो स्विच बंद करने का आपको ऑप्शन मिलता है। साथ में यहाँ पर लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म एंड जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ORVM एडजस्ट करने के लिए यहाँ बटन मिलते हैं। अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो एक तो सीट ऊपर और नीचे करने के लिए मैनुअली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है और सीट रिक्लाइन करने का फंक्शन यहाँ पे 2025 लेटेस्ट टॉप मॉडल के अंदर अब यहाँ पर सीट इलेक्ट्रिकल कर दी गई है, पर मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई फील लाइक अगर कार के अंदर आपको मैनुअल सीट मिल रही है तो भी मेरे लिए ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि उस सीट पे अगर कोई खर्चा होता है तो मैनुअल सीट तो जल्दी रिपेयर हो जाती है, आसानी से रिपेयर हो जाती है। ऑटोमेटिक जो सीट इलेक्ट्रिकली आगे पीछे होगी उसकी थोड़ी कॉस्टिंग होगी, पर कॉस्टिंग के साथ वो लग्जरी भी मिलती है कि आपको ऐसे खींचना नहीं पड़ता। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और राइड रिव्यू पर चलते हैं, पर उससे पहले एक तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी आप कार चलाएं सीट बेल्ट लगाओ। और बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त हैं, मैंने ना एक वीडियो देखा पंजाब की तरफ ना बहुत सारे ट्रेंड में है कि लोग क्या करते हैं, ये जो हेडरेस्ट है इसे हटा देते हैं। देखो अगर आप पगड़ी लगा रहे हो, आपके वो पगड़ी टच हो रही है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज ना, एक हाथ तो मेरा कैमरे में बिजी है, दूसरा ऐसे है, दोनों हाथ जोड़ के, एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है प्लीज ये जो नेक रेस्ट या बैक रेस्ट कुछ भी कह दो इसको मत हटाए करो। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन केस कभी भी ऐसे कोलिजन होता है और आपकी गर्दन पीछे जाती है तो टूट सकती है। यहाँ ये जो है वो प्रोटेक्टर रहता है, आपके गर्दन पीछे आके उससे टच होके रह जाती है। दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जो बैकरेस्ट है ये तो ऐसे तो काम करता ही अच्छा है, पर इसके अलावा आप इसको निकाल कर और इन केस अगर ग्लास तोड़ना पड़ जाए तो आप इसको पकड़ के ऐसे मार के ग्लास तोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आइए अब शुरू करते हैं पहले तो सारी बेसिक चीज़ों से। सबसे पहले स्टार्ट एंड स्टॉप का इस तरफ आपको बटन मिल रहा होता है, ब्रेक लगा के हम गाड़ी ऑन कर लेते हैं। अब क्योंकि हाइब्रिड है, बहुत बार ऐसा होगा कि आप और आपके आस पड़ोस वाले लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपकी कार ऑन है और वो स्टार्ट हो चुकी है। ब्रेक लगाना है, कार को स्टार्ट कर लेना है। अब क्योंकि आपने ऑटोमेटिक अगर नहीं चलाई है तो ये हमारी, और देखो मैंने क्या करा, इसमें फंक्शन सेट कर रखा है, जैसे ही गाड़ी ऑन होगी वैसे वेलकम जो व्हीली बोलेगी और उसके साथ में यहाँ 360 कैमरा कुछ इस तरीके से आपको चारों तरफ का एक विजन दे देगी, जो कि कार चलाने से पहले अगर आपको मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पहले तो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ORVM, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड जॉयस्टिक को करोगे, इस मिरर को अपने हिसाब से आप आगे पीछे सेट कर लोगे, बीच में करके लेफ्ट करोगे और लेफ्ट वाला मिरर भी राइट लेफ्ट अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। वापस बीच में ले लेते हैं। एक बटन यहाँ मिलता है जिससे ऑटो फोल्ड होकर अंदर की तरफ चले जाते हैं, इसको वापस बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे वाइड यहाँ पर ORVM मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं हुई। अच्छी विजिबिलिटी है, मतलब जितने होने चाहिए वैसे की वैसी विजिबिलिटी है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे अच्छा वाइड आपको यहाँ पर IRVM मिलता है और ये मिलता है ऑटो।
दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, ऑटो होना एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे आप कई मैनुअल में तो क्या होता है, नीचे एक बटन होता है जिससे कि इसका रिफ्लेक्शन ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हो। यहाँ ऑटो IRVM मिलने का फ़ायदा क्या है, जैसे ही पीछे से यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ता है, अपने आप डिम हो जाता है और आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी पीछे की मिल रही होती है। ऊपर की तरफ यहाँ टिकट होल्डर नहीं है, प्रॉपर वैनिटी मिरर मिलता है दोस्तों। सो आपको ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट मिलती है, जो कि एक बहुत काबिले तारीफ है। मेरा ही मानना है जो भी कार उस सेगमेंट में आती है जिसको कोई भी वो आदमी चला रहा है जो कि प्रीमियम आदमी है, या प्रीमियम ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शॉफर ड्रिवन हो उसके अंदर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर मिरर देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को हक है अपने आप को अच्छे तरीके से देखकर चेक करने का। सो यहाँ पर हर एक कार के अंदर आपको, अगर आप वैनिटी मिरर दे रहे हो दोनों तरफ दो, वैनिटी लाइट दे रहे हो दोनों तरफ दो, माई हाईली रिकमेंडेशन। क्योंकि जो ड्राइव करता है वो कम थोड़ी ऐसे टिकट होल्डर देके थोड़ी छोड़ोगे, उधर वाला इंसान अपने आप को तैयार कर सकता है तो ये वाला भी तो कर सकता है। सो ऊपर की तरफ यहाँ सिंगम वाला सनग्लास रखने की आपको जगह मिल रही होती है, एंड उसके साथ में यहाँ पर आपको 2 लाइट मिल जाती है, येलो रीडिंग लैम्प, कैसा इसकी रोशनी है रात को उसको भी चेक करेंगे। एंड उसके साथ में यहाँ पर एक बटन मिल जाता है जिससे कि ये अगर आप दरवाज़ा खोलोगे तो लाइट्स हल्की सी ऑन रह जाएगी। जैसे आप इसे बीच में से प्रेस करते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार से सनशेड जो है वो खुल जाएगा, और ये वाला जो ग्लास होता है ये हल्का सा आई गेस ऊपर चला जाएगा। तो यस, ऊपर चला गया वेंटिलेशन के लिए। अच्छी वाइड आपको यहाँ पर सनरूफ मिल रही होती है। इसको पीछे की तरफ झटके से मैंने पीछे करा। अब देखते हैं कि पैनोरामिक सनरूफ कितनी पीछे जाती है। यार ये तो अच्छी बात है, आपकी जो पीछे वाली सनरूफ है वो भी पीछे जाती है ताकि आपको अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस मिले। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन है, बच्चे सुखाने के लिए सनरूफ नहीं होती, प्लीज़ ऐसा मत करा करो। हालांकि फॉरेन के अंदर बहुत अच्छा कल्चर है कि वहाँ पर ना धूप हल्की फुल्की आती रहे। राजस्थान में तो गर्मी पड़ रही है, पेड़ के नीचे हूँ इसलिए मैंने इतनी जुर्रत कर रही इस सनरूफ को खोलने की, नहीं तो भारी धूप के अंदर तो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप रात के टाइम जा रहे हो, मैं इस कर्टन को भी बंद कर देता हूँ, अगर आप रात के टाइम जा रहे हो उस वक्त दोस्तों सनरूफ का कर्टन ऊपर कर दो, ग्लास लगे रहने दो, इट फील्स वेरी नाइस। पर मुझे ऐसे लगता है कि टॉप मॉडल के अंदर भी सनरूफ एज ए ऑप्शनल आनी चाहिए। आपका क्या विचार है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट मिलता है, अच्छा हैंडरेस्ट है, आगे पीछे होता है। सो यहाँ से अच्छा आगे पीछे होता है, जिसके बाद में कार चलाने का मज़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल कार के कंपेयर में अच्छा ट्रैवल है, विच मेक्स इट मोर प्रैक्टिकल। एंड अंदर की तरफ यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप छोटे मोटे अपनी चीज़ें रख सकते हो। कूल्ड ग्लव बॉक्स कहीं पर भी नहीं मिलता, और मुझे प्रैक्टिकली लगती है कि उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम वो एसी पर ही कर रहा होता है। पर हाँ, ये कूल्ड ग्लव बॉक्स फ्यूचर में बन सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि ये फ्यूचर में बनने लायक है। अच्छी बड़ी बॉटल रखने की आपको जगह मिल रही होती है, प्रॉपर कप्स तो रख ही सकते हो पर बॉटल भी अच्छी रख सकते हो। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट के बटन मिल जाते हैं, जिसके साथ यहाँ पर 2 बटन और आपको मिल रहे होते हैं, ड्राइव मोड और ईवी मोड का। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रहा होता है। हालांकि आई लाइक मैनुअल हैंड ब्रेक, पर अब इस कार के अंदर 2025 में, मतलब 2 साल बाद में जो टॉप मॉडल आ रहा है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सीट बेल्ट लगाओगे तो ही गाड़ी आगे पीछे जाएगी। और दूसरा अमेजिंग चीज़ ये है कि उसके साथ में आपको ऑटो होल्ड का भी बटन मिल रहा है। दोनों चीज़ें मिलके इतना अमेजिंग फंक्शन हो जाता है ना कि अगर आप डी में हो, आपने होल्ड का बटन दबा रखा है, उसके बाद में आप अगर डी में भी रुकोगे तो भी आपको ब्रेक पे पैर रखना नहीं पड़ेगा, जो कि जब ये कार लॉन्च हुई 2 साल पहले तब ये फीचर नहीं आता था। तो होता है समय के साथ में कंपनी छोटे मोटे वो अपडेट दे रही होती है जो कि आप और हमारे जो फीडबैक होता है उसकी वजह से मिल रहे होते हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे आपको यहाँ पर अच्छा शिफ्टर मिल रहा होता है। सो ई ट्रांसमिशन आपको मिलता है। कैसा इसकी परफॉर्मेंस है अभी थोड़ी देर में उसको चेक करेंगे, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड बी आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। दोनों तरफ हल्का सा ग्रिपी आपको पैटर्न मिलता है। एक बटन यहाँ से गायब हो रखा है, सो ये जो बटन है यहाँ पे आपको शिफ्ट लॉक मिल रहा होता है। इन केस अगर आपकी गाड़ी रिवर्स में अटक गई, बैटरी ड्रेन हो गई, तो इस बटन को आप दबा के गाड़ी को न्यूट्रल कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड मिलता है। सो चेक कर लेते हैं फ़ोन हमारा। सो S23 अल्ट्रा मेरा फ़ोन है, जिसके चारों तरफ भी अभी आपके पास में और जगह है कि कोई इससे भी चौड़ा फ़ोन हो तो आराम से आ जाएगा। ऑरेंज लाइट ब्लू हो चुकी है। चार्जिंग की अगर मैं बात करूं, बहुत फास्ट चार्ज नहीं करता,
बहुत स्लो भी चार्ज नहीं करता। अगर मैं 4-5 घंटे में बात करूं तो 3.5-4 घंटे के अंदर इसने मेरे फ़ोन को करीब करीब 25-40% तक चार्ज कर दिया था। कोने पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट आगे भी मिलता है, पीछे भी मिलता है, एंड उसके अलावा यहाँ पर USB-A आपको मिल रहा होता है। की बैंक बहुत बड़ा है, आई विश ये की बैंक ना भी होता तो काम चल जाता। अगर उसकी वजह से ये थोड़ा अंदर हो जाता तो यहाँ पर सामान रखना थोड़ा सा आसान हो जाता, क्योंकि की बैंक में सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ मिल रहा होता है। इन बटनों के साथ में या इस तरफ अगर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ जाता तो भी काम बन जाता। और ये जो इतना सारा स्पेस वैकेंट है, इसकी यूजेबिलिटी कोई निकल नहीं रही है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट योर थॉट्स ऑन दिस। जैसे आप यहाँ देखते हो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसमें एयरक्राफ्ट स्टाइल आपको यहाँ पर बटन मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, अपने हिसाब से आप सारी चीज़ों की स्पीड ऊपर नीचे कर सकते हो, जो भी आप एयर कंडीशनिंग अपने हिसाब से चाहते हो। यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर, AC ऑफ, ऑटो, फ्रंट एंड रेयर डिफॉगर के बटन मिल जाते हैं, और साथ में एक बटन मिलता है जिससे कि आपको एयर थ्रो कहाँ चाहिए अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इधर की तरफ देखोगे पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में AC की जो वेंट है उनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, एंड बाहर की तरफ भर भर के गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के अंदर अच्छा खासा आपको यहाँ पर कंफर्ट मिल रहा होता है। मतलब देखा जाए तो AC डिसेंट है। एंड अगर ऊपर की तरफ ये वाला ट्रांसपेरेंट कर्टेन नहीं होता तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि और AC की कूलिंग बढ़ जाती। आई रियली विश ये भी आप फीडबैक लो। 2025 मिड के आते आते, दिवाली के आते आते कुछ अमेजिंग सा वेरिएंट लॉन्च कर दो। अभी हमारे पास में जो ब्लू कलर का डुअल टोन है, इट लुक्स वेरी नाइस। ब्लैक कलर की गाड़ी मेरे बड़े भैया के पास में, इट ऑल्सो लुक वेरी नाइस। पर उसके अलावा आपके पास में रेड कलर, सिल्वर कलर और वाइट कलर के डुअल टोन के बहुत अमेजिंग ऑप्शंस आते हैं, जो कि आप शोरूम पे विजिट करके अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे हैजार्ड लाइट का बहुत बड़ा बटन आपको यहाँ मिलता है। बहुत सारी कार में ढूंढना पड़ता है, यहाँ पर आपको मेन कंसोल पे ही हैजार्ड लाइट का बटन मिल रहा होता है। आई रियली सजेस्ट यू, जब भी नॉर्मल आप कार चलाओ प्लीज इसको मत प्रेस करो। एंड उसके साथ ही आपको दोनों तरफ की सिल्वर लाइनिंग, इट लुक्स वेरी नाइस। जैसे आप यहाँ देखते हो अच्छी खासी बड़ी आपको यहाँ स्क्रीन मिलती है, 9 इंच की स्क्रीन है। जब हम रात को इस कार की लाइट के थ्रू के ऊपर बात करेंगे तब इस फंक्शन और इस फंक्शन के ऊपर बात कर लेंगे। अभी से मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ बात, वीडियो लंबा है, इन दोनों फंक्शंस के साथ थोड़ा और लंबा हो सकता है, स्किप कर करके देख लेना। अगर आप ये कार ओन करने वाले हो या आप ऑलरेडी ओन करते हो, पूरा का पूरा वीडियो देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो 9 इंच की यहाँ स्क्रीन मिलती है, दोनों तरफ बहुत बड़े साइज़ के बेजल मिलते हैं। अगर ये दोनों तरफ से थोड़ा सा इसको छोटा कर देते तो भी काम आसान हो जाता है। इतनी बड़ी दोनों तरफ के फ्रेम को रखने का बहुत बड़ा पर्पज़ यहाँ पर नहीं है। क्यूट फ्रेम रहता है, हालांकि लोगों को बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती है, पर ये 9 इंच की आपको स्क्रीन यहाँ पर मिल रही होती है। अच्छी फ्लूडिक है, उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि हैंग नहीं होती होगी, क्योंकि फंक्शन इसमें लिमिटेड है। अब आ जाते हैं इस तरफ। अब सबसे पहले बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर सर्कुलर स्टीयरिंग मिलता है। कई कंपनियां फ्लैट देती है, मगर बिल्कुल BMW की मुझे यहाँ पर याद आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मिलता है, टोयोटा का लोगो, जिसमें राइट हैंड साइड क्रूज कंट्रोल मिलता है। अभी क्रूज कंट्रोल को टेस्ट करेंगे। लेफ्ट की तरफ आपको फ्रंट MID जो है, इसके लिए सारे के सारे बटन मिलते हैं, क्योंकि इससे टोयोटा, या फिर ये कहो टोयोटा प्लस मारुति सुजुकी, अब तो दोनों है। आपको यहाँ जो फंक्शन मिलते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल मिलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले क्रूज कंट्रोल के डेडिकेटेड बटन, उसके नीचे की तरफ मोड और आगे पीछे सॉन्ग करने के लिए आपको यहाँ पर अलग से बटन, इस तरफ ऑडियो के लिए अलग बटन, सामने वाली स्क्रीन के लिए अलग बटन। कौन इतने बटन देता है? इतने में ही बाकी कंपनी अपनी स्क्रीन को पूरा कर देती है। कोने पर आपको जो कॉल काटने और म्यूट करने के लिए अलग से एक बटन मिलता है। एंड नीचे की तरफ आपको जो मारुति सुजुकी में 3 बटन मिलते हैं कि कॉल पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, वॉइस असिस्टेंस के लिए, वो अलग से नीचे की तरफ मिल रहे होते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे, ऊपर और नीचे स्टीयरिंग एडजस्ट होता है, मगर अच्छी बात यह है कि आगे और पीछे भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शंस ये सॉल्व कर देता है। एंड दोस्तों, ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है ना डेली रूटीन में आप लोगों की ज़िंदगी को। आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ क्या हो सकती है? आपकी इस पूरी की पूरी कार को जब से मैं एक्सपीरियंस करने लगा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मुझे ना बहुत कम चीज़ें ऐसी लगी है कि यार कुछ भी बना दिया है। सब कुछ चीज़ उतनी ही मिल रही होती है जितनी भारतीयों को चाहिए होती है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मारुति सुजुकी को जो मालूम है ना नब्ज़ पकड़ना,
टोयोटा की रिलायबिलिटी के साथ कॉम्बाइन करके इन दोनों कंपनियों ने जो गेम खेला है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल एंड आई रियली अप्रिशिएट इट कि बहुत सारी ब्रांड्स को ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए ताकि हमको एक अफोर्डेबल अच्छी कार मिले। सो अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, वैसे सबसे पहले एक तो 360 कैमरा का आपको एक बटन मिल जाता है। वन एक्सेस के साथ आप 360 कैमरा को कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ हेडलाइट लेवलाइजर आपको मिल रहा होता है। जिंदगी में लोग इस बटन को काम में लेना नहीं जानते, हर कंपनी इसको दे रही होती है अपने अपने तरीके से। बहुत अच्छा फंक्शन है। इनकेस अगर आपकी कार की डिक्की में बहुत सारा सामान रखा हुआ हो और आपको फ्रंट आपकी लाइट ऊपर नीचे हो रही हो, तो इस बटन की मदद से आप एडजस्ट कर लिया करो। उसके साथ में हेड्स अप यूनिट आपको यहाँ पर मिलती है। लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो फ्रंट के अंदर एकदम से एक अलग सा ग्लास यहाँ पर निकल कर आ जाता है, जिसको आप यहाँ से, आई होप मैं यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा हो। सो यहाँ पर आपको सारी की सारी हेड्स अप यूनिट के अंदर दिख रहा होता है डिटेल, जिसके साथ ही यहाँ पर आकर आप जो ये फ्रंट आपकी जो HID है, हेड्स अप यूनिट HUD है, इस यूनिट के अंदर आप पोजीशन कर सकते हो जो भी दिख रहा होता है उसके ऊपर और नीचे, और उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कूल तरीका है। की बैंक बहुत बड़ा साइज़ का दे रखा है, इतने सारे तो बटन लगाने के ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं मिलते। अब दोस्तों ये तो रही बेसिक सारी चीज़ें, आइए कार को चलाना शुरू करते हैं और सारे बटन्स के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, जिसमें ऑटो हेडलैम्प आपको मिल रहे होते हैं। कोई भी यहाँ पर फॉग लैम्प जैसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता। हाई बीम, डीपर, इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर वाइपर आपको मिलते हैं। अच्छा ग्लास क्लीन करने के लिए बहुत वाइड आपके वाइपर काम कर रहे होते हैं, जिसके साथ में आपको कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर जैसी चीज़ें नहीं मिलती। मैनुअली आपको एडजस्ट करना होता है। फ्रंट एंड रियर बोथ वाइपर सेटअप आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो जाती है। अब बहुत देर से हमने कार के सारे फंक्शंस के ऊपर बैठे बैठे बात करी, आइए कार चलाना शुरू करते हैं और हर एक फंक्शन को डिटेल में आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑटोमेटिक कार चलाना सिखाते हैं। सो मैनुअल तो सबको आती है, ऑटोमेटिक आप लोगों को और हम सिखाते हैं। सो जितने लोग ऑटोमेटिक से पहले मैनुअल आती है वो तो महारती हैं ऑटोमेटिक कार चलाने में। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक ब्रेक मिलता है, एक एक्सीलेटर मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारी कार पार्किंग में, सो एक्सीलेटर दो या ब्रेक लगाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा के स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दबाओगे, कार ऑन हो जाएगी। जिसके बाद पार्किंग में, जब भी आप गाड़ी पार्क करते हो पार्किंग में आपको डालना है। पार्किंग के बिना अगर आपको रिवर्स लेना है तो यहाँ एक बटन मिलता है, आर आपको इंगेज करना है। अगर आपकी नई वाला टॉप मॉडल है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिल रहा है, सीट बेल्ट लगा लेना है। हालांकि मेरा तो ये बिलीव है हर कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लो। और जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे अभी रिवर्स डाल दिया, रिवर्स डालते ही रिवर्स कैमरा यहाँ स्टार्ट हो गया। अब जैसे आप हल्का सा ब्रेक छोड़ते हो आपकी कार रिवर्स जाने लग जाएगी, ब्रेक लगाओ आपकी कार रुक जाएगी। वहीं पर न्यूट्रल का मतलब N हो गया। अब जब आपने न्यूट्रल में कार को डाल रखा है, अब आप एक्सीलेटर दो, ब्रेक लगाओ, कुछ भी करो, आपकी कार आगे पीछे नहीं जाएगी। हम न्यूट्रल क्यों काम में लेते हैं दोस्तों? कई बार आपको गाड़ी के अंदर कई बार आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपको अपनी कार को न्यूट्रल में करके एक्सेलेरेटर को रेव करके चेक करना पड़ता है। उस केस में न्यूट्रल देना इज़ वेरी नाइस थिंग। इसके बाद आ गया डी। डी मतलब ड्राइव। ड्राइव करते ही जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे आपकी कार चलने लग जाएगी। एक्सेलेरेटर दो, कार चलाओ, जहाँ पर आपको रोकना है वहाँ पर सिर्फ ब्रेक लगाओ और अपनी कार को रोक लो। अब आप बताओ इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ क्या हो सकती है आपकी ज़िंदगी में? सो आराम से आपको एक्सेलरेट करना है, कार को चलाना है। अब इससे मज़ेदार क्या होता है, बिल्कुल आपको कार एक एक्टिवा जैसी मिलती है और आराम से आप अपनी कार को लेके चल सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप बहुत हार्श ट्रैफिक में अपनी कार को लेकर चल रहे होते हो, वहाँ पर आपकी कार में जो आपको क्लच दबाने से क्लच घिस रहा होता है, वियर एंड टीयर होता है, एक तो वो नहीं होता। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इसकी वजह से आप जो कार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो उसके अंदर आपको ना कार चलाने की लग्जरी कंफर्ट बहुत अच्छी मिलती है एंड वो कहते हैं ना फील गुड एक्सपीरियंस, मगर उसके साथ में माइलेज एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी, आज के टाइम हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट चाहता है, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कार ले रहे हैं। BS6 OBD2 कंप्लाइंट के साथ जितने भी पेट्रोल कार्स आ रही है इनका माइलेज एफिशिएंसी बहुत कम हो गया है। ये मानकर चलो ना के बराबर ही हो चल रहा है। एंड वहाँ पर अगर आपको 25, 26, 27 का माइलेज मिल रहा है, इससे ज़्यादा अमेजिंग पेट्रोल में क्या हो सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पर एक और मिल रहा है बी। अब बी क्या है, जब आपके पास डी है तो बी क्या है?
देखो दोस्तों, बी कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं है। बी का फ़ायदा ये है कि आप डी से चलती कार में ही इसको दबा के बी में डाल सकते हो और बी से वापस डी में डाल सकते हो, पर उसको आप आर में नहीं डाल सकते। तो इससे होता ये है दोस्तों कि जब भी आप अपनी कार को चला रहे हो, जैसे ही आपने बी मोड में दिया वैसे ही ब्रेकिंग रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बी रीजनरेशन होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस कार में ना बड़ा सिंपल सा फंडा है। 1.5 लीटर का एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है 3 सिलेंडर, जो कि एक बैटरी को चार्ज कर रहा है जो पीछे की तरफ लगी हुई है। अब ये जो बैटरी चार्ज हो रही है वो क्या काम करती है कि वो जब भी आपकी कार के अंदर जो मोटर लगी हुई है उसको एनर्जी देती है और चला रही होती है। अब अगर आप शहर में चल रहे हो, शहर में आपकी गाड़ी बहुत धीमे चल रही है, आपकी बैटरी में पावर है, वो क्या करेगी, वो अपने आप मोटर को पावर देने लग जाएगी, आपकी कार चलने लग जाएगी। जैसे बैटरी खाली होगी वैसे ही आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और इंजन वापस बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। अब इससे दो फायदे हैं। पहला, एक तो जितनी भी एनर्जी इंजन जनरेट कर रहा है उसका 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं पर भी एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा है। एनर्जी अगर एक्स्ट्रा है बैटरी में समा आ जाएगी, अगर एनर्जी बैटरी से ज़्यादा आ रही है तो फिर वो आपको अगर पावर चाहिए तो पावर में यूज़ आ जाएगी। तो दोनों तरीके से आप इसको काम में ले सकते हो। तो शहर के अंदर जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला कि अगर आपकी 50 से 60% शहर में कार चलाने का यूज़ होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप अपनी कार को लेके शहर में चल रहे होते हो उसका माइलेज ही नहीं आता, क्योंकि शहर में फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में आप चला रहे हो। हाइब्रिड क्यों आया? हाइब्रिड इसलिए आया क्योंकि जब भी आप अपनी कार को लेकर चलते हो, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक कार इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको डर सताता रहता है कि चार्जिंग नेटवर्क कहाँ मिलेगा, चार्जिंग मिलेगी भी नहीं मिलेगी। इस केस में चिंता नहीं होती क्योंकि एक्सटर्नल चार्जिंग नहीं है, इंटरनल ही चार्जिंग है। सो मेरा ये बिलीव है कि यस, एक हाइब्रिड कार उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो डेली रूटीन में कार चलाना चाहते हैं एंड उसके साथ में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। एक आप लोगों का सवाल होगा कि जो भाई बैटरी मतलब बैटरी ड्रेन खराब होना, बैटरी की वारंटी क्या है? दोस्तों 8 साल बैटरी पर आपको वारंटी मिलती है। सो 8 साल तक आप निश्चिंत हो जाओ अपनी हाइब्रिड कार को लेकर। एंड 8 साल बाद में भी बैटरी की क्या कॉस्ट होती है, कितनी ज़्यादा होगी कम होगी, समय के साथ पता चलेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा, कार के ऊपर 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर तक की आपको वारंटी मिलती है जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हो। सो दोनों चीज़ों की अच्छी खासी वारंटी। अब इस कार के अंदर जैसे ही आप डी की जगह बी काम में लेते हो, अब उसमें होता क्या है, आप एक पैर जो है जिससे कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो, जैसे ही आप एक्सेलरेटर यहाँ पर छोड़ते हो वैसे ही आपकी कार के अंदर यहाँ पे चार्जिंग होना शुरू हो जाती है। सो टैकोमीटर नहीं मिलता, मतलब आरपीएम मीटर नहीं मिलता, यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है जिसमें चार्जिंग है ब्लू के अंदर। जैसे आप एक्सेलरेट करते हो इको, एंड इको से वाइट में जाते ही पावर। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले एक काम करते हैं, आज हम थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हैं। कार चलाने से पहले ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैं कार को लेकर आता हूँ फुल स्पीड में, एंड फुल स्पीड में लाने के बाद में मैं कार की ब्रेकिंग आप लोगों को टेस्ट कराता हूँ करीब 90 के ऊपर। तो हमने पूरे ब्रेक लगा दिए देखो, एंड ब्रेक लगाने के साथ गाड़ी प्रॉपरली जाम हो गई। आप ये सोचो मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, हर केस में मैं स्टीयरिंग छोड़ देता हूँ जस्ट टू टेस्ट कि कितनी कार राइट या लेफ्ट जा रही है। जैसे ही मैंने 90-100 पे ब्रेकिंग करी, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कार का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा था। पैनिक ब्रेकिंग होने की वजह से हैज़ार्ड लाइट काम करना शुरू कर चुकी थी एंड कार तस से मस नहीं हुई है। एंड यहाँ पर आपको जो ABS EBD सारे फीचर मिल रहे हैं, कहीं कार में चीख आवाज़ बिल्कुल भी आपको नहीं सुनाई देती एंड प्रॉपरली वहीं की वहीं रुक जाती है। एंड थैंक यू सो मच, आपने कार के अंदर टोयोटा आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक दिए जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी खासी आपको मिल रही होती है, जो कि आज के टाइम हर एक कार खरीदने वाला इंसान चाहता है कि उसका परिवार सेफ रहे, वो खुद सेफ रहे। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं IRVM की विजिबिलिटी अच्छी है, हेडरेस्ट होने के बाद में, हेडरेस्ट ऊपर भी है उसके बाद में भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल रही है। फ्रंट के अंदर जो HUD आपको मिल रही होती है, मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि यार ये बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन मेरे जैसे इंसान को नहीं लगा। अब वो इसलिए क्योंकि होता क्या है, थोड़ा सा ना हालांकि ये डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए, पर क्योंकि मेरे जैसे इंसान की आदत नहीं है तो मैंने नोटिस करा है कि
अगर मैं इस डिस्प्ले में देखने लगता हूं तो मैं सामने से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। हालांकि इसकी आदत डालना एक बहुत अच्छी बात है। सुपर कार में HUD आपको मिलने लग जाती है एंड ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, पर जितने भी मेरे जानकार मिले ना उन्होंने मुझे यही कहा है कि यार जोजो भाई थोड़ा सा ना ऑड लगता है, हमारी आदत नहीं है, तो इसलिए हम तो इसको ऑफ ही करके रखते हैं। मुझे भी पर्सनली ना इसको जब भी मैंने ओपन करा है तो मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि यार इसकी आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो आई विल बी वेरी अनकंफर्टेबल एक अलग से एक स्क्रीन को देखने पर यस इट्स अ नाइस थिंग। तो ये तो रहा HUD वाली बात। अब अगर मैं स्टीयरिंग की फीडबैक की बात करूं, स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकल है, बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर कंफर्टेबल मिल रहा होता है। एंड अगर मैं बात करूँ इस स्टीयरिंग की तो आप ये देखो कि स्टीयरिंग के बाद में भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है। एंड स्टीयरिंग के अलावा जैसे आप स्टीयरिंग को छोड़ रहे हो ये बिल्कुल सेंटर में ही आके रुक रहा होता है। सो जितने भी स्टीयरिंग का पर्पस होना चाहिए ना एक अच्छी कार का स्टीयरिंग अगर मैं बात करूँ तो वैसे का वैसे आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिल रहा होता है। एंड उसके अलावा जो कार का कहते हैं ना फील गुड एक्सपीरियंस, देखो ऐसा है कि ये ना एंट्री लेवल कार आपको मिल रही होती है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को छूने पर आपको ऐसे लगे कि वो तो प्रीमियम कार ब्रो, पर फिर भी फिट फिनिश जो है वो डिसेंट एवरेज से थोड़ी सी अच्छी आपको यहाँ पर मिल रही होती है। फ्रंट के अंदर जो आपको यहाँ पर पूरी तरह डिजिटल स्क्रीन मिलती है ये आपके सारे पर्पस सॉल्व कर रही होती है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक चीज़ ऐसी है जो इस कार के अंदर खराब है, वो है इस कार का फ्यूल गेज। मैं आपको सच कह रहा हूँ, टोयोटा को अपने फ्यूल गेज को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूल गेज नीचे जाता ही नहीं है। फुल टैंक है, 42 लीटर का आपको यहाँ फ्यूल टैंक मिल रहा होता है। हाइब्रिड कार का इतना अच्छा माइलेज है ना कि ये जो फ्यूल गेज है ये 3 दिन से मैंने इस कार को चला रहा हूँ, रैंडम घूम रहा हूँ मैं इस कार को लेके, मगर इस फ्यूल गेज में 2 डंडियाँ अभी तक नीचे आई है जिसमें मैं हर एक सिचुएशन में चला रहा हूँ। एंड बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि ये पेड वीडियो है, पर इस कार की जगह अगर मैंने कोई दूसरी कार चलाई है, यार मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, फुल टैंक के अंदर अभी तक वो कार आधे से ज़्यादा नीचे आ चुकी होती। अब देखो दोस्तों एक और चीज़ टेस्ट करते हैं, हालांकि हम इस तरफ ही जाएंगे मगर यहाँ पीछे की तरफ कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन अच्छा खासा हो रहा है। सो ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी कार की चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों एक काम करते हैं, सामने की तरफ बहुत ही अच्छे खड्डे हैं, इसके अंदर कार का ग्राउंड क्लियरेंस भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैं बाहर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, अच्छा खासा रोड का काम चल रहा है। एंड आगे की तरफ कैसी रोड की हालत है वो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, मगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मेरी लंबी कार भी यहाँ से बाहर की तरफ निकल कर आ गई। एंड सामने की तरफ जब आप यहाँ देखते हो ना तो आप ये देख सकते हो कि गुड़गांव के जैसे खड्डों वाले रास्ते हैं ना वैसे के वैसे रास्ते हैं। सस्पेंशन की ट्यूनिंग अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे कहीं पर भी नहीं हुई। एंड आराम से मेरी कार बिना कहीं टच हुए या बिना टच होने की चिंता के भी मैं यहाँ से कार को लेकर आगे की तरफ जा रहा हूँ। अब इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव वाला जो वर्जन है वो देखो, जितने भी एडवेंचर लवर है या जिनको ऐसा लगता है कि उनके यहाँ थोड़ा भी गांव शहर वाला इलाका है उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। इस केस के अंदर आपको इस कार के अंदर जो मिलता है सेटअप वो फ्रंट व्हील ड्रिवन मिलता है। सो फ्रंट व्हील के अंदर आपको थोड़े भी चैलेंजेस नहीं होते कार को कहीं से भी लेकर जाने के अंदर। आई रियली विश अगर हाइब्रिड के अंदर भी आपको AWD वाला ऑप्शन मिल जाता तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा और अमेजिंग हो जाता। दूसरा, अगर इसमें बैटरी पैक जितनी भी आती है अगर वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, मतलब डबल हो जाए, तो भी लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है थोड़ी रेंज, थोड़ी एफिशिएंसी जैसी चीज़ें बढ़ सकती है। पर पर्सनली मुझे लगता है कि मैं इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से करी है, मैकेनिकली से नहीं। सो मैकेनिकल से नहीं करने की वजह से उन सारे फैक्टर्स के ऊपर मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बात तभी करूँ जब मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर लूँ। अब जैसे ही यहाँ पर आप देखते हो सबसे पहले आपको अच्छा खासा फीडबैक मिल रहा होता है। बहुत सारे लोगों के जब मैंने रिव्यू देखे उन्होंने कहा कि यार पावर कम है, पावर कम है। देखो आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, भारत में जो भी इंसान कार चला रहा है उसका पावर का मतलब है कि गाड़ी आराम से कॉन्फिडेंस के साथ ओवरटेक कर ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कार के अंदर AMT जैसा लैग आपको नहीं मिले, वो बोनस है। एंड तीसरा, माइलेज एफिशिएंसी बहुत अच्छी आनी चाहिए। आप किसी से भी पूछोगे ना कि कार कैसी, पावर कम है या ज़्यादा है, आपको कितना पावर चाहिए, वो आपको यही कहेगा कि भाई जी पावर तो इतना चाहिए कि मैं ओवरटेक कर लूँ। अब वो चाहे इंजन चीख रहा चिल्ला रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, माइलेज मुझे अच्छा चाहिए। एंड इसीलिए भारत देश में मारुति सुजुकी का बोलबाला है कि उनकी कारें उस लेवल पर बिक रही है। एंड टोयोटा ने जब से काम साथ करना शुरू करा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टोयोटा के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ऑलरेडी इनका इनोवा वाला जो सेगमेंट था
या फिर फॉर्च्यूनर वाला सेगमेंट था, वो तो पहले से ही अच्छा सेलिंग था, मगर मारुति सुजुकी के शेयर्स शामिल होने के बाद में उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज टोयोटा को मिल रहा होता है। एंड रिलायबल है टोयोटा, वो उनके जिसे कहते हैं ना ब्रांड में ही उसका नाम आ रहा होता है। एंड वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन कारों पर भी लोगों का टोयोटा के अंदर अच्छा खासा ट्रस्ट मिल रहा होता है। सो अब हम टेस्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस कार की हाईवे परफॉर्मेंस, जिसके बाद में इसे शहर में चला के एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद में ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों जगह टेस्ट करने के बाद में थोड़ी ड्यून्स मिट्टी वाला जो सेक्शन है, हो सकता है ना आपके गांव में वैसा भी कोई पार्ट हो, तो आइए सबसे पहले हाईवे पर चलते हैं और इस कार की हाईवे परफॉर्मेंस को चेक कर लिया जाए। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम ड्राइव मोड जो है उसे पावर में कर देते हैं और उसके बाद आइए चेक करते हैं कार की टॉप स्पीड। सो सबसे पहले 0 to 100 पावर मोड में हम इस कार की टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। सो इंजन जो है हल्की सी आवाज़ तो करता है, पर पावर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी आपको कार चलाने में ऐसा महसूस नहीं होता है कि यार कम पावर है, कहीं पर भी कार जो है वो स्टेबिलिटी लूज कर रही है। एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल कार को आराम से 140-150 तक क्रूज करने के अंदर। आप देख सकते हैं कि कितनी सी दूरी के अंदर कार जो है वो हमारी 150 आ चुकी है। सो यस, आप अगर हाईवे पे इस कार को लेकर चलेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही पावर मोड में हमने ट्राई करा, आइए इसके बाद में कार को आप जो इको मोड है उसमें भी हम चेक कर लेते हैं 0 to 100। सो हालांकि हम पावर में 150 तक ले गए, पर अब सिर्फ हम 100 तक ही चलाते हैं। सो इको मोड में आ गए हम। अब इको के अंदर हम टेस्ट कर लेते हैं कार को 0 से 100। सो इको में ना पावर लीनियंट हो जाता है आराम से, जिसे कहते हैं ना अच्छे माइलेज एफिशिएंसी के हिसाब से, वैसा आपको यहाँ पर कुछ मिल रहा होता है। एंड कुछ इतनी ही देर के अंदर आप 100 अचीव कर लेते हैं। पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि आप इस कार के अंदर जो 100 तक की स्पीड है ना, इनिशियल पावर जो हर किसी को चाहिए होता है, वो बहुत ही जल्दी अचीव हो जाता है और उसके बाद में जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। अब इको पावर में चेक करने के बाद दोस्तों हम कार के अंदर जो आपका जिसे कहते हैं ना नॉर्मल मोड, आइए उसके अंदर भी 0 to 100 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मोड है, जैसे हमने इसे रोका कार को एंड यहाँ पर जैसे नॉर्मल मोड में प्रेस करा, आइए अभी भी टेस्ट कर लेते हैं। सो नॉर्मल मोड के अंदर भी बहुत जल्दी कार जो है वो आराम से 100 अचीव कर लेती है। सो कुछ इतनी ही देर के अंदर कार ने 100 अचीव कर लिया। एंड जब भी आप कार चलाएंगे ना दोस्तों, जिस भी मोड में आप होंगे वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। बाकी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कार हार्श एक्सेलरेशन करो या नॉर्मल करो, पावर जो है वो आपको मोटर से मिल रही है। सो जब भी आप कार चलाएं, हरदम अपनी कार को इको मोड के अंदर चलाएं एंड ओवर एक्सेलरेट ना करें। अगर आप ओवर एक्सेलरेट नहीं करोगे तो आपकी कार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको माइलेज मिल रहा होगा। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, आपको ग्राफिकल इंटरफेस में दिख जाएगा कि अभी इंजन चालू है एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पर बैटरी में भी पावर मिल रही है एंड ट्रांसमिशन मतलब मोटर भी उसी प्रकार से चल रही है। दोस्तों अगले फीचर की तरफ चलते हैं जो कि है क्रूज कंट्रोल। कोने पर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ग्रीन कलर का सामने की तरफ स्क्रीन में आपको सिंबल दिखने लग जाता है, जिसके साथ क्रूज कंट्रोल फंक्शन एक्टिव हो जाता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, नॉर्मल क्रूज कंट्रोल ही आपको मिल रहा होता है टोयोटा हाई राइडर के अंदर। आई रियली विश आने वाले टाइम अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जहाँ तक मुझे लग रहा है 1-2 साल में आ भी जाएगा। सो जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे प्लस और माइनस का आपको बटन मिल रहा होता है, जिससे कि क्रूज कंट्रोल की स्पीड कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मगर जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं वैसे सामने वाली स्क्रीन पे कोई भी क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा। कैंसिल बटन से उसे कैंसिल कर सकते हैं, पर कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। अब ये इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप बी में होंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर, वहाँ पर क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता। सो अच्छा है, मेरे वीडियो को देखकर आप सब लोगों को ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी। सो जैसे ही आप इसको डी के अंदर डाल रहे होते हैं, अब हम डी मोड में आने के बाद में क्रूज कंट्रोल जो है वो काम करना शुरू कर देगा। सो 61 का भी हमने क्रूज कंट्रोल सेट करा, इसको हम बढ़ाकर 70 कर देते हैं। सो अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, प्लस से आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। 70 हमने स्पीड यहाँ पर सेट कर दी एंड आराम से हमारे पैर हमने ऊपर रख रखे हैं, फिर भी कार हमारी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंपेयर में न्यू जो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है वो उन लोगों के लिए अच्छा हो जाता है जो बीच बीच में रेस्ट करने के हिसाब से क्रूज कंट्रोल काम में लेना चाहते हैं। सो आराम से स्पीड बढ़ा दो, कम कर दो। अब नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, क्रूज कंट्रोल काम ऐसे करता है दोस्तों
कि आप यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, पैर पे जोर नहीं है, आराम से स्टीयरिंग घुमाते हुए ऐसी रोड जो खाली है उसके ऊपर आप चला सकते हो। स्टीयरिंग के साथ में आपका एक्सेलेरेटर बांध दिया नहीं गया है। इन केस अगर आपको क्रूज कंट्रोल कैंसिल करना हो तो या तो आप ब्रेक लगाओगे, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके आप क्रूज कंट्रोल को कैंसिल कर सकते हो। तो अब आप मुझे बताना कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कार में क्रूज कंट्रोल नहीं है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यार क्रूज कंट्रोल होना इज़ ए गुड थिंग। तो ये तो रहा हमारे हाईवे कंफर्ट की बात। अगर मैं बात करूं तो एक तो स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। आप अगर नॉर्मल एक्सेलरेट करोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। हालांकि आप ओवर रेव करते हुए अगर गाड़ी को चलाओगे तो देखो गाड़ी भागती है, ऐसा नहीं भागती, पर जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है। कार में वाइब्रेशन उतने नहीं बढ़ते, मगर वो जो आवाज़ है ना कार की वो बहुत ही ज़्यादा अलग आपको सुनाई दे रही होती है। सो NVH लेवल ओके है। ऐसा है कि बाहर जो भी चीज़ें हो रही है वो अंदर की तरफ आपको सुनाई देती है, ऐसा नहीं देती, पर वो डिसेंट इनफ है। और दूसरा इंजन क्योंकि 3 सिलेंडर है, आपको समझना पड़ेगा 4 सिलेंडर इंजन इसमें देते तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता एंड उसकी वजह से माइलेज एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप हो जाती। अब इसके अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन जो मिल रहा है उसके साथ आराम से आप बच्चे परिवार के साथ में तमीज़ से अगर कार चलाना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड अमेजिंग सॉल्यूशन है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड कंट्रोल की बात करूं तो ये सारे कंट्रोल मिल गए। नीचे की तरफ आराम से आप गाने चेंज कर लो, इस तरफ ऑडियो कंट्रोल आ गया और फ्रंट जो स्क्रीन है इसके ऊपर वीडियो में तब बात करेंगे जब हल्का सा अंधेरा होगा, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूँ। फ्रंट स्क्रीन जो है इसमें आपको इधर की तरफ टेम्परेचर दिख रहा होता है, टेम्परेचर के साथ के अंदर कितना फ्यूल है वो दिखा रहा होता है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे बहुत कम, जब आप ओवर एक्सेलरेट करते हो अब जाके पावर मोड में आपकी गाड़ी यहाँ पर दिखा रही होती है। एंड सामने वाली जो स्क्रीन है इसको आप डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके से अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो हाईवे पे कार चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। चिपक के कार चल रही होती है, फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ वेट होने की वजह से कार बैलेंस होकर भी चल रही होती है। एंड जब भी आप कार को चला रहे होते हो तो कहीं पर भी कार के अंदर बहुत सारा बॉडी रोल आपको नहीं मिलता एंड आपका जो हाईवे कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। साथ ही के अंदर कार के अंदर क्योंकि आपको अच्छा खासा माइलेज मिलता है, 42 लीटर फ्यूल टैंक के हिसाब से अगर मैं 22 का माइलेज या 23 एक काम करते हैं 25 का माइलेज भी अगर मानते हैं तो आप देख सकते हैं कि आराम से आप एक अच्छी खासी रेंज किलोमीटर की ट्रैवल कर लेते हो अपनी कार के साथ में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। आइए अगली चीज़ को टेस्ट करते हैं जो कि है कॉर्नरिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा टर्न है, शार्प टर्न है एंड शार्प टर्न पे जब आप अपनी कार को लेके जा रहे हो दोस्तों आराम से 90 के ऊपर मैं मेरी कार लेके जा रहा हूँ एंड टर्न्स के ऊपर भी मेरी कार ने कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करा है। हालांकि इस कॉन्फिडेंस को हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से टेस्ट करेंगे जब हम कंट्री साइड रास्ते पे आ जाएंगे। अब आ चुकी है सामने की तरफ देखो दोस्तों अच्छा खासी भीड़। अब कार की लंबाई, कार की चौड़ाई बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रही होती है कि आपकी कार इस भीड़ भाड़ वाले सेक्शन में कितने आसानी से ओवरटेक कर सकती है। सो आप देख सकते हैं कि कार को जब भी आप लेकर चल रहे होते हैं तो जितनी भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसमें आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंस्टेंट आपको अच्छा खासा पावर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी को ओवरटेक भी करते हो ना इंस्टेंट वाला, वहाँ पर भी आपका पावर ड्रॉप नहीं होता एंड आपको चारों तरफ की अच्छी खासी विजिबिलिटी भी मिलती है गाड़ी चलाने में एंड ओवरटेक करते हुए आपको 2 बार सोचना भी नहीं पड़ता। सो अगर आप गुड़गांव जैसे ट्रैफिक में भी कार लेके चलोगे तो इल बी वेरी कंफर्टेबल। अब ये तो रहा हमारा हार्श ट्रैफिक का एक्सपीरियंस जो कि आपको हाईवे पे मिल रहा होता है। आइए थोड़ा सा और डिटेल ट्रैफिक में चलते हैं और वहाँ पर कार को थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम ऐसे ट्रैक पे आए हैं जहाँ पर आपको आगे की तरफ हल्के फुल्के खड्डे दिख सकते हैं, मिट्टी वाला पैच है। किसी के भी फार्म हाउस का जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मिट्टी में कार के चलने में भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। रोड के साथ ही सरप्राइजिंगली आपको ऑफ रोड और ग्रेवल वाला जो पार्ट है यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर ग्रिप मिल रही होती है। हालांकि ट्रैक्शन
यहाँ पर अगर आप ऑफ कर दोगे तो पावर ज़्यादा मिल जाएगी, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ABS ऑफ करने का फंडा इस कार के अंदर आपको मिलता नहीं, बल्कि किसी कार में भी ABS ऑफ करने का फंडा नहीं मिलता। तो ध्यान ये रखना है कि रोड पे जितनी जल्दी आपकी ब्रेकिंग होती है, मिट्टी में उतनी जल्दी ब्रेकिंग नहीं होती, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये व्हीकल ना इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप इनको लेकर, और अगर आप ये चाहते हो ना कि मैं कहीं पर भी ना जा सकूं जहां पर एक 4x4 जाती है, तो यस, ये गाड़ियां हर एक वैसी जगह पे जा सकती है। अनटिल अनलेस आपके पास में बेसिक जो स्किल्स हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आराम से जो पूरा का पूरा टेरेन है, यहाँ पर गाड़ी भी आराम से जा रही है, चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्टेबिलिटी में भी आप अभी देख सकते हैं कि हम करीब 60 से 80 की स्पीड मैच कर रहे हैं इस लोकेशन के ऊपर। आई एम रियली विशिंग कि अगर मैं इसके अंदर जब भी इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट, और वो भी 4x4 वाला जब चलाऊंगा, मतलब ऑल व्हील ड्राइव, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी उसको टेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कार कॉर्नर में भी स्टेबल रहती है और उसके साथ में टेल टच होने जैसा नहीं आता। ऐसे जो पॉइंट है वहाँ आपको तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है और अप्रोच एंगल जो मिलता है कार के अंदर, वो बड़ा ही लिमिटेड मिलता है, और वो इसमें नहीं, हर एक कार में आपको सिमिलर सा ही मिल रहा होता है, जिसके साथ आप आराम से खेल सकते हो, कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो रहा हमारा मिट्टी में कार को चलाने का एक्सपीरियंस। आइए अब सीधे के सीधे चलते हैं हल्के से कंट्री साइड रास्ते पे, और वहाँ पे इस कार की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ऑफ रोड से आ चुके हम ऐसे रास्ते पर जहाँ पर बहुत सारे पॉट होल्स होते हैं। सो ग्राउंड क्लियरेंस और उसके साथ में सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो रास्ता है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, और अभी तक मैं इस कार को लेके जहाँ से भी निकला हूँ मुझे इस बात की चिंता नहीं हुई कि ये नीचे से कहीं टच हो जाएगी। हालांकि फ्रंट वाला जो बम्पर है उसमें एक स्पॉट के ऊपर थोड़ा सा, जब ये गाड़ी मुझे मिली तब हल्का सा डेंट था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ही वर्स्ट सिनेरियो के अंदर वो डेंट लगा होगा। सो अगर मैं बात करूँ ऑफ रोड कंट्री साइड रोड की, हर जगह व्हीकल बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपको जो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ई ट्रांसमिशन आपको मिल रहा होता है, मोटर मिलती है, तो इंस्टेंट टॉर्क आपको इतना ज़्यादा क्रेजी मिलता है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम हल्के फुल्के खड्डों वाले रास्तों में चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो सस्पेंशन है ना, ये अगर मैं इस पे यहाँ पर बात करूँ ना, तो यहाँ करीब ये मानकर चलो कि आउट ऑफ 10 मैं इसको 7 देना चाहूँगा। एक ऐसी ब्रांड है जो कि एक कहते हैं ना बाहर से आई हुई ब्रांड है, इसी अफोर्डेबल सेगमेंट में कार बनाती है। आई रियली विश वो जो सस्पेंशन है ना, वैसी R&D हर एक कंपनी करे और वैसे सस्पेंशन बनाए, क्योंकि वो तो नेक्स्ट लेवल है। पर इन सस्पेंशन का भी अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ ना, तो आपको भारतीय रोडों पर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड क्योंकि टोयोटा एंड मारुति के पार्ट्स हैं तो इजीली अवेलेबल भी होंगे एंड अफोर्डेबल भी होंगे। तो कंट्री साइड रोड पर व्हीकल को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, सेफ्टी भी आपको महसूस हो रही है। एंड उसके साथ में साइज़ जो है वो इस प्रकार की है कि वो कॉम्पैक्ट है, कहीं से भी आराम से मेरा व्हीकल बाहर निकल जा रहा है। दोनों तरफ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड ब्लाइंड स्पॉट जिसे बोलते हैं ना, वो इस व्हीकल में बहुत कम महसूस होते हैं कि आप अगर व्हीकल चला रहे हो तो कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं लगता कि टोयोटा राइडर में कोई ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ से आप प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं। साइज़ बड़ी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साइज़ छोटी है व्हीकल की, मगर एक तो स्टीयरिंग जो है ना, वो इन सारे रास्तों में हर जगह मुझे ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा है। कहीं पर भी स्टीयरिंग से रिलेटेड मुझे कोई भी चीज़ ऐसी महसूस नहीं हुई कि होता है ना कि यहाँ पर व्हीकल की कैपेबिलिटी को मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आराम से मैं 60-70 पे क्रूज़ करता जा रहा हूँ। हाँ, अगर हार्श एक्सेलरेशन करोगे तो आपको इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि यार बहुत मेहनत लग रही है, पर उसके अलावा कहीं पर भी जब आप इंस्टेंट एक्सेलरेट करो या फिर आप अपने व्हीकल को, अब जैसे ये जो टर्न दिख रहा है ये अच्छा शार्प टर्न है, मगर शार्प टर्न पे आपका व्हीकल जो है वो पूरी तरह स्टेबल है, थोड़ा भी बॉडी रोल आपको यहाँ पर महसूस नहीं होता। एंड वो आप ऐसे व्हीकल से ना एक्सपेक्ट करते हो कि यार बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर ना बॉडी रोल होगा ही होगा। सो ये तो रहा हमारा रोड कंफर्ट का एक्सपीरियंस। दोस्तों दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है गाड़ी में टेस्ट होना, पहले तो रिवर्स गियर की स्पीड। तो अगर मैं बात करूँ रिवर्स गियर की, तो करीब आपको 30-40 की स्पीड तक रिवर्स के अंदर आप आराम से इस व्हीकल को चला सकते हैं। एंड दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है 360 कैमरा। सो आइए 360 कैमरा को भी चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले एक तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा मिलते हैं। अभी सामने की तरफ चौराहा है, वहाँ पर एक तो हम टर्निंग रेडियस कार की चेक कर लेते हैं कि क्या छोटी सी नैरो जगह पर कार
आराम से घूम पाती है। तो ये जो स्पॉट दिख रहा है आप देख सकते हैं थोड़ा सा नैरोइश है। एंड यहाँ पर कार को टर्न करके चेक कर लेते हैं कि कार कितने से टर्निंग रेडियस में आराम से घूम पाती है। देखो दोस्तों, गाड़ी लंबी तो है, ऐसा नहीं है कि आराम से घूम जाती है। आपको चलते हुए में कार महसूस हो या ना हो, मगर जब आप खड़ी करके गाड़ी को गोल घुमाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं दोस्तों, कार लंबी तो है। यहाँ से जब आप देखोगे ना तो आपको हल्की फुल्की कॉर्नर्स में यहाँ पे महसूस होता है। आप देखो सामने की तरफ जैसे यहाँ पर आए वैसे ही कार बता रही है कि थोड़ा सा अगर मैं आराम से लूँ तो ही मेरा टर्न होगा। अब देखो यहाँ पर ना अभी मैंने फ्रंट कैमरा दिख रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले फ्रंट कैमरा की विजिबिलिटी दिखा देता हूँ। ऊपर से मेरी गाड़ी कुछ इस प्रकार की दिख रही है जिसके अंदर गाइडिंग लाइंस भी दिख रही है, फ्रंट के अंदर भी मुझे गाइडिंग लाइंस दिख रही है एंड थोड़ा सा ना ब्लर है कैमरा। अगर ये क्वालिटी थोड़ी और एनहेंस हो सकती है कैमरा की, जिसके अंदर आपको चारों तरफ अलग अलग जोन्स के अंदर अलग अलग प्रकार से गाड़ी दिख जाती है, जैसे राइट और लेफ्ट भी दिख रही होती है। अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो रिवर्स के कैमरा की भी सेम सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सारा चेंज है। रिवर्स कैमरा के अंदर भी आपको हालांकि दिख रहा अच्छा है, रात को ब्लर दिखेगा ही दिखेगा, जिस हिसाब से दिन के अंदर भी क्वालिटी बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं मिलती। जैसे आप फ्रंट गियर डालते हो वैसे कुछ देर के लिए फ्रंट कैमरा एक्टिव रहता है। आई रियली विश कैमरा की क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो सकती है। अब ये तो रहा हमारा राइड कंफर्ट, और अब हम चलते हैं सीधे की सीधे बगल के अंदर बैठने और एज ए को पैसेंजर साइड चेक करते हैं कि कार में कैसा कंफर्ट आपको मिलता है। दोस्तों आ चुके हम को पैसेंजर साइड और आइए शुरू करते हैं यहाँ के कंफर्ट के बारे में बात करना। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर व्यू मिलता है, ब्लैक कलर प्लास्टिक, सिल्वर कलर की लाइन और उसके साथ में यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल के अंदर आपको ब्राउन इंटीरियर मिल रहा होता है। वैसे का वैसे सॉफ्ट टच यहाँ पर भी आपको मिलता है, जिसकी वजह से आराम से हाथ को रेस्ट करना आसान हो जाता है। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, अच्छी बकेट फिनिश सीट मिलती है, अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। पॉट होल्स के अंदर गाड़ी अच्छी खासी कंफर्ट कर रही होती है फ्रंट एंड रियर पैसेंजर के हिसाब से। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सनशेड मिलता है जिसमें वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट दोनों चीज़ें मिल जाती है। मगर एक पंगा है, वो ये है कि ये आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं होता एंड मेरे हाथ जितनी लंबाई की जो दूरी है यहाँ से ना बहुत तेज़ धूप आ रही होती है। सो किस्मत ना हो, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर किसी दिन वो वाला टाइम आया जब यहीं पर ही सूरज देवता है और आप अपनी कार लेके चल रहे हो सुबह सुबह या शाम शाम के टाइम, बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा हार्श धूप होती है और उस वक्त फिर इंसान जुगाड़ करने में बिजी हो जाता है। आई रियली विश टोयोटा और मारुति सुजुकी, क्योंकि दोनों ये बना रहे हैं, आपके पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, आप इतनी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करते हो, सनशेड या तो एक्सटेंड कर दो या फिर कोई पार्ट ऑफ एक्सेसरी ऐसी बना दो जो यहाँ पर लगाई जा सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कार के अंदर आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं आगे और पीछे के लिए एंड आइसोफिक्स सीट माउंट मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपको सीट बेल्ट ऊपर और नीचे करने का आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलता है। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होता है कि कार में अगर छोटे बच्चे बैठे हुए हों तो होता क्या है कि ये सीट बेल्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। उस केस के अंदर आप यहाँ से पकड़ के इसको नीचे कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि अब सीट बेल्ट मेरे ज़्यादा कंफर्टेबली आ रहा है और ज़्यादा मुझे सेफ बना रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई रियली फील हर कार के अंदर आपको ये वाला फीचर मिलना ही चाहिए। आगे और पीछे जैसे हम बात कर रहे थे, आपको पीछे भी कार के अंदर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं एंड उसके साथ में आपको पीछे आइसोफिक्स सीट माउंट मिलते हैं, जिसके बाद में छोटे बच्चे कार में जो बैठते हैं उनकी सेफ्टी थोड़ी सी और एनहांस हो जाती है। अब जैसे आप इधर की तरफ देखोगे आपको अच्छा खासा कभी स्पेस मिलता है, पियानो ब्लैक एलिमेंट जिसके साथ में पावर विंडो स्विच मिलता है, सिल्वर कलर का हल्का सा एलिमेंट यहाँ पर मिलता है, सामने मिलता है। सो इंटीरियर दिखने में अच्छा खासा खूबसूरत है। फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारा स्पेस मिलता है, कुछ अच्छा ज़्यादा स्पेस है जिसमें सामान रख सकते हो एंड जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको लाइट मिलती है। सो रात को सामान टटोलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज एवरीथिंग लुक्स नाइस एंड 2 साल बाद में भी कार के अंदर कहीं से भी हमें बहुत सारी आवाज़ें नहीं आ रही। अब आपको कार के अंदर 2025 में 6 एयरबैग एक स्टैंडर्ड मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, BS6 OBD2 कंप्लाइंट होने के साथ ही 2025 में कार के अंदर आपको हर बेस सेगमेंट से ही 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छी बकेट फिनिश सीट है जिसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट मिल रही है। सो जैसे हम बात कर रहे थे ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, फ्रंट वाली दोनों सीटें आपको मिलती है वेंटिलेटेड, जिसकी वजह से आपको गर्मियों में ना कार में अलग कंफर्ट मिल रहा होता है, कोई परेशानी नहीं होती। अगर मैं हेडरूम की बात करूं
करीब करीब इतना सारा मेरे पास में हेडरूम मिल रहा होता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी हाइट वाले लोग भी कार में बैठेंगे तो दे विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड अगर मैं रिक्लाइन की बात करूँ तो ये जो सीट है ये आपकी करीब करीब अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है, जिसके बाद में अगर आप इस कार के अंदर रेस्ट करने की सोच रहे हो लंबे लंबे रास्ते या कहीं पर किसी का वेट करते हुए, तो भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होते एंड आराम से कंफर्टेबली लंबे लंबे रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। और कमेंट करके बताना कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ में टोयोटा हाई राइडर में जाते तो आप कौन सी जगह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते। तो अब चलते हैं पीछे वाली सीट की तरफ और आइए पीछे वाले सीट के कंफर्ट को भी अच्छी खासा टेस्ट कर लेते हैं। तब तक अगर मैं लंबार सपोर्ट की बात करूं और अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो देखो, अगर लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता पर बैक जो है अच्छी खासी कंफर्टेबल है। एंड अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट और आगे की तरफ आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, तो आपको ना कार में अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा। कोने पर यहाँ पर स्पीकर का प्लेसमेंट है एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है क्यूट सा ट्विटर। सो अब चलते हैं पीछे की तरफ एंड रेयर सीट कंफर्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों आ चुके हैं हम रेयर सीट पे और आइए रेयर सीट कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेडरूम की तो करीब करीब इतना मेरे पास में हेडरूम मिल रहा होता है। अगर बात करें मेरी हाइट की तो मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर। आगे की तरफ आपको यहाँ पर अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलता। अच्छे वाइड ग्लासेस मिल रहे होते हैं, उसके साथ में यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। हैंडरेस्ट अच्छी खासी जगह पर है, जिसके साथ में पावर विंडो स्विच, पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलता है, कभी स्पेस मिल रहा होता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। एंड पीछे की तरफ 1 लीटर की वाटर बॉटल आराम से आप रख सकते हैं, जिसके साथ और बहुत सारा स्पेस है छोटी मोटी जो छोटी बॉटल्स आती है उनको रखने के लिए। अब अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो आई फील लाइक अगर बहुत लंबा कोई आदमी होगा तो यहाँ पर ना उसके लिए सर टच होने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये तो या तो हो सकता है कि सीट की जो साइज़ जिस हिसाब से कंपनी ने बनाई है उस वजह से ऐसा हो, या हो सकता है कि यहाँ पर आपको सनरूफ होने की वजह से जो पिलर स्ट्रेंथनिंग मिलती है उसकी वजह से ऐसा हो। पर इसमें आपको एक दो चीज़ें बहुत अलग मिलती है। सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है पीछे सामान रखने के लिए। दूसरा, जो सीट है इसको अपने लेवल पर आप थोड़ा सा और रिक्लाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अपनी सीट को रिक्लाइन करने के लिए। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको एक हैंडरेस्ट और मिल रहा होता है। तो अगर मैं सेंटर पैसेंजर की बात करूँ, एक तो थोड़ा सा टाइट था, आई डोंट थिंक लोगों ने इसको खोला भी होगा। तो यहाँ पर आपके पास में कप रखने के लिए भी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। एंड अगर मैं हैंडरेस्ट की बात करूँ तो अच्छा सॉफ्ट कुशनी यहाँ पर आपको मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ग्रैब हैंडल एंड उसके साथ में यहाँ पर कोट टांगने का पॉइंट मिलता है और उसके साथ यहाँ पर एक येलो लाइट मिल जाती है। और उसके अलावा आगे की तरफ अच्छी खासी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही होती है। अब ये जो सनरूफ है इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि आगे बैठकर और पीछे बैठकर दोनों तरफ मुझे ऑड लग रही थी, और वो ये है यार, ये इतनी पतली है ना कि इसमें से अच्छी खासी धूप आ रही है। एंड कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होने के बाद में भी इस कर्टेन की वजह से एक तो वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहा है, एंड दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इतना पतला कर्टेन है ना कि ये हल्का सा नीचे की तरफ हल्का सा लटक भी गया है 2 साल के अंदर। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर आपको रेयर के अंदर एसी वेंट मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा खासा एयर थ्रो, और उसकी वजह से पीछे वाले केबिन में यहाँ पर कूलिंग थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एंड कंपैरेटिवली किसी और कार की ये जो कूलिंग एफिशिएंसी है ये बहुत अच्छी आपको मिल रही होती है। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको C टाइप एंड USB A टाइप दोनों के दोनों यहाँ चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। अब जो नई 2025 में कार आ रही है इसके अंदर ये चार्जिंग जो पावर है इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। थैंक यू सो मच टोयोटा, क्योंकि आज के टाइम लोगों के फ़ोन अच्छे खासे पावरफुल एंड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। एंड बोनस 2025 टॉप मॉडल में यहाँ पर अब आपको कर्टेन मिलने लग गए। सो रेयर कर्टेन होने के बाद में आप अपनी कार में पीछे की तरफ बैठकर बिल्कुल बॉस जैसा फन कर रहे होते हैं। अगर मैं सेंटर वाली सीट की बात करूं तो सेंटर में एक तो यहाँ पे आपको हम्प मिलता है। हो सकता है कि ऑल व्हील ड्राइव की वजह से आपको कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलती हो। हालांकि जो फ्रंट व्हील आपका व्हीकल है तो रेयर में हम्प देने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं होती, पर हो सकता है बाकी सारे जो एग्जॉस्ट वगैरह उसके लिए दे रहे हो। अगर सेंटर वाली सीट की बात करें कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी एंड कंफर्टेबल सीट मिलती है। एंड बोनस ये मिलता है दोस्तों कि जो सेंटर वाली सीट है
इसमें भी आपको हेडरेस्ट मिलता है। सो बहुत ही कम कार मेकर ऐसे हैं जो कि सेंटर में आपको इस सेगमेंट में हेडरेस्ट दे रहे होते हैं। अच्छा कंफर्टेबल है, तो जो भी बीच में बैठेगा वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ पीछे की तरफ स्पेस की, अच्छा खासा रेयर के अंदर आपको स्पेस मिलता है, जिसके अंदर 3 अच्छे खासे हष्ट पुष्ट लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा रेयर सीट कंफर्ट की बात। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की 2 मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। एंड दोनों दरवाज़ों में आपको स्पीकर लगाने का प्लेसमेंट मिल जाता है। सो अगर म्यूज़िक की बात करें तो बहुत ही अच्छा आपको इस कार के अंदर म्यूज़िक मिल रहा होता है। तो ये तो रहा हमारा पीछे वाली सीट का कंफर्ट। आइए अब चलते हैं सीधे के सीधे लाइट्स थ्रो के ऊपर और चेक करते हैं कि लाइट्स का थ्रो कैसा है। सो दोस्तों, दिन भर वीडियो बनाने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टोयोटा हाई राइडर की लाइट्स की रोशनी कैसी है। तो सबसे पहले हमारी मेन लाइट जो है उसे ऑफ करते हैं और उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको फ्रंट वाली लाइट दिखाता हूँ। अब ये नॉर्मल में है, जैसे ही मैं इसे लो बीम करता हूँ वैसे आप देख सकते हैं फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले बाहर निकलता हूँ एंड बाहर से ये लाइटें आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। सो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से फ्रंट लाइट्स आपको दिख रही होती है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको जो DRL है वो इंडिकेटर्स बन जाते हैं। फ्रंट के अंदर लाइट जो है उसका थ्रो अच्छा है, बट आई रियली विश ये थ्रो थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों अभी लो बीम में अच्छी खासी लाइट दिख रही है। जैसे ही इसे हाई बीम करते हैं वैसे ही फ्रंट के अंदर लाइट्स की रोशनी तो अच्छी है, मगर अभी भी बहुत सारा और जो इलाका है, देखिए हम चारों तरफ बिल्कुल पिच डार्क लोकेशन पर आए, इस जगह के ऊपर लाइटों की रोशनी थोड़ी और इंक्रीज हो सकती है। उसी के साथ में दोस्तों जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ORVM पर भी आपको इंडिकेटर्स दिख रहे होते हैं एंड पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो ऊपर की तरफ हाई माउंटेड लाइट जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखती है और उसके साथ में बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको टेल लैम्प देखने को मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पर हैलोजन बेस आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। इनको नीचे रखा गया है पर अच्छी खासी गाड़ी की टोटल मिलाकर जो लाइट्स होती है उसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है एंड गाड़ी रात को दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। डॉक्टर साहब एक काम कर दो, आप जो लाइट है इंडिकेटर्स जो है इसको बंद करके और उसकी जगह आप है ना यस नॉर्मल कर दो। जैसे ही दोस्तों आप फ्रंट के अंदर देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको DRL दिखती है एंड एक बार रिवर्स लीजिएगा कार, ताकि मैं रिवर्स वाली जो लाइट है वो भी दिखा सकूं। एंड दोस्तों द थिंग इज दैट पीछे की तरफ आपको जो रिवर्स वाली लाइट है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको थ्रो देखने को मिलता है। बस यहीं रोक लीजिए, अभी एक दो चीज़ों के ऊपर और बात करते हैं। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं एक तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर लाइट देखने को मिलती है। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम कारों में आती है। रियली विश सेफ्टी के हिसाब से फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब भी जैसे अभी डॉक्टर साहब नीचे उतर रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब, सो जैसे ही नीचे उतर रहे वैसे यहाँ पर अच्छी खासी लाइट मिलती है। और उसके अलावा एक काम और करते हैं, पीछे की तरफ ट्रंक में जो लाइट है उसका भी थ्रो दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ देखते हैं वैसे यहाँ पर भी आपको जो लाइट मिलती है उसकी वजह से रात को यहाँ पर सामान रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एंड इसके अलावा आपको नीचे की तरफ यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए भी लाइट मिलती है। एंड जैसे ही आप यहाँ देखोगे वैसे अंदर की तरफ भी यहाँ पर आपको जो लाइट मिलती है डिसेंट इनफ है, आपका बेसिक सारा काम हो जाता है। पर लेटेस्ट कार्स में जितनी भी लाइट्स हैं ये सारी की सारी LED आ चुकी है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम और बढ़ जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे ही रीडिंग लाइट जो आगे की तरफ आपको मिलती है इसका अच्छा खासा थ्रो मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। एंड फ्रंट के अंदर HUD जो है वो अभी रात को बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है, जिसकी वजह से आप रोड पे ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आपको कुछ और यूनिक लाइट्स दिखाते हैं। सबसे पहले मेन लाइट जो हमारी रीडिंग लाइट थी इसे बंद करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे आगे की तरफ आपको थोड़ी सी एम्बियंट लाइट यहाँ पर मिलती है, जो फ्रंट की तरफ ये वाला जो वुडन स्ट्रक्चर है इसके अंदर की तरफ। एंड बहुत स्पेशल ये है कि जब आप यहाँ देखते हैं तो जो आपका डोर हैंडल है अंदर की तरफ यहाँ पर भी आपको लाइट मिल रही होती है। एंड दोस्तों इसके अलावा आप जब नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी जब आप डोर खोलते हैं तो फुटवेल लाइट नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पर मिल रही होती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी और ज़्यादा अमेजिंग हो सकती है। तो ये सोचो कि यहाँ पर जो आपको लाइट मिलती है वो बहुत ही तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे जो एसी कंट्रोल्स है वहाँ पर भी आपको अच्छी लाइट मिल रही होती है। अब बात करते हैं फ्रंट स्क्रीन की। 9 इंच की आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलती है। जैसे आप स्लाइड करते हैं नीचे की तरफ वैसे सिस्टम बीप मिलती है। ऊपर की तरफ आप यहाँ पर जो भी म्यूजिक का आप सेटिंग कर रखे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको 24 आवर्स या 12 आवर्स का जो भी आपको सेटअप रखना है वो आप यहाँ रख सकते हैं। वाईफाई और उसके साथ में यहाँ पर जो स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस को आप डे नाइट या ऑटो रखना चाहते हैं उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे दिन होगा वैसे ही इस थीम को थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। जैसे ऊपर की तरफ देखोगे वैसे यहाँ पर बेसिक आपको आइकन मिलते हैं। वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। कोने पर माई इमेज यहाँ पर जो आपको मिलती है, इससे आप इमेज वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप कॉल्स कनेक्ट करना, कोई डिवाइस पेयर करने का, डिस्प्ले सेटिंग, मीडिया सेकंड सेटिंग, डे टाइम सेटिंग और उसके साथ में क्विक गाइड और जो हमारा काम है वो वाला, और उसके साथ में कॉन्टैक्ट, फ़ोन कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। स्लाइड जैसे आप ये करोगे बहुत बेसिक स्क्रीन है, कभी हैंग नहीं होती क्योंकि उतने फीचर मिलते हैं जितने होने चाहिए। जब आप राइट हैंड साइड देखते हैं तो कॉल लॉग्स आपको मिलते हैं, जिसके साथ में लास्ट कॉल आपने जिसको करा यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ रही होती है। अगर आप इससे इस इधर की तरफ करना चाहें तो इसको दबा के रखो और उसके बाद में जैसे आप इधर की तरफ करते हो वैसे ही इस तरफ वो सेटिंग सारी की सारी आ जाएगी। दूसरी तरफ आपको यहाँ मिलता है एवरेज स्पीड आपकी क्या रही, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या रही। अच्छी तरीके से गाड़ी को दौड़ाने के बाद में भी 14.2 किलोमीटर पर लीटर का हमारा मिनिमम माइलेज है। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 27-ish हमको यहाँ पर माइलेज मिला, जिसके बाद में टीपीएमएस में आपको यहाँ पर केपीए के अंदर प्रेशर दिख रहा होता है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर अभी व्हीकल कौन से फ्लो में चल रहा है, जैसे इस वक्त इंजन ऑफ हो गया तो यहाँ पर आपका इंजन नहीं दिखा रहा, सिर्फ बैटरी से व्हीकल चल रहा है, जिसकी वजह से माइलेज एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। साथ में यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें दिखाती है, जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर बेसिक कुछ चीज़ें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एनर्जी फ्लो क्या चल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड बाकी जितनी भी चीज़ें उनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों और कुछ चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल एम्बिएंट लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, डोर लॉक करना है, अनलॉक करना है। एम्बिएंट लाइट आप चेंज नहीं कर सकते। और उसके साथ में लेन चेंज विंकर, मतलब एक हल्का सा अगर आप इंडिकेटर देते हो तो लेन चेंज वाला जो साइन है अगर आप नहीं चाहते वो काम करे तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ व्हीकल अलर्ट जैसी सारी चीज़ें आपको दिख रही होती है। एंड अलर्ट्स कौन कौन से चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डोर ओपन होना, पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, सीट बेल्ट लगा हुआ, अगर कोई भी आप चाहते हो कि अलर्ट आपको ना मिले आप उसे बंद भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे उनको आप यहाँ से वापस चेक कर सकते हैं। ये तो रहा बेसिक सेटिंग वाली बात। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे जो भी मीडिया आप यहाँ से चुन रहे हैं उसको स्क्रॉल करके आप अपना मीडिया सेटिंग जो है उसे चेंज कर सकते हैं। सेम टाइम ये का ये काम आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरफ हमारे पास में टाइम एंड डेट जैसी सारी की सारी चीज़ें दिखा रही है। एंड नीचे की तरफ आपको सबसे पहले फेवरेट्स मिलता है। फेवरेट के अंदर अभी हमने डिस्प्ले सेटिंग कर रखा है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, कंट्रास्ट या वॉलपेपर लगाना जैसे सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप जाएंगे वैसे म्यूजिक सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड इसके बगल के अंदर आपको मोबाइल सेटिंग मिलती है, जिससे आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हीकल सेटिंग में जाते हैं, अलर्ट नोटिफिकेशन जैसी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और रिच एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें डिस्प्ले की सेटिंग चेंज करना, उसके अलावा आप यहाँ पर जो व्हील कंट्रोल है या फिर आप ये चाह रहे हो कि आपका व्हीकल जब रिवर्स ले तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो, जैसी जितनी भी चीज़ें हैं या फैक्ट्री सेटिंग आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। सेम म्यूज़िक के साथ में आता है, बहुत अच्छा आपको म्यूज़िक मिलता है। बाकी कोई भी ब्रांड नेम यहाँ पर नहीं आता, अननेम ब्रांड के स्पीकर आ रहे होते हैं मगर वो बजते बहुत अच्छे हैं। अगर आपको उनकी आवाज़ और अच्छी करनी है तो आप डैम्पिंग शीट भी लगा सकते हैं, जैसे आप लास्ट में देखेंगे वैसे यहाँ पर हमारे पास में वही व्हीकल सेटिंग आ जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्रंट स्क्रीन के बारे में, क्योंकि इस स्क्रीन के कंपैरेटिवली फ्रंट वाली जो ये वाली स्क्रीन है इसमें आपको ज़्यादा फंक्शंस मिल रहे होते हैं। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपको यहाँ जो स्क्रीन मिलती है इसके अंदर बीचों बीच कुछ इस तरीके का आपको कंसोल मिल जाता है। राइट हैंड साइड हमारा पावर फिगर दिख रहा है लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ यहाँ पर फ्यूल गेज दिखा रहा है। सोचो 3-4 दिन से लगातार रगड़ने के बाद में भी ये फ्यूल गेज कम नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं मजाक कर रहा था, हो सकता है ख़राब हो गया हो। एंड इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स मिल रही होती है। सबसे पहले फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है इसके अंदर बैटरी जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। एंड इसके अलावा नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर एवरेज फ्यूल रेंज या बाकी जितनी चीज़ें वो दिखा रहा होता है।
अब ये रही बेसिक सारी चीज़ें। अगर मैं राइट हैंड साइड अगले मेन्यू पे जाता हूँ तो किलोमीटर आर में हमने कितनी देर गाड़ी चलाई जैसी सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा होता है। एंड उसके बाद में जैसे ही हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे, यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ब्राइटनेस से रिलेटेड, तो ये जो स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। पीछे आ जाते हैं नीचे की तरफ, फ्यूल इकोनॉमी आप किस रेंज में देखना चाहते हो, लीटर पर 100, किलोमीटर पर लीटर, बाकी जितनी चीज़ें उनको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और लैंग्वेज के बाद में फ्यूल इकोनॉमी किस तरीके से रीसेट करनी है उसको भी आप यहाँ सेट कर सकते हो। टेम्परेचर की क्या यूनिट लेना चाहते हो, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, उसको आप चेक कर सकते हो। एंड पार्किंग सेंसर का क्या मोड होना चाहिए, ट्रेलर मोड में पार्किंग सेंसर काम नहीं करेंगे, नॉर्मल में करेंगे। उसके बाद में डोर लॉक कब हो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो लॉक हो या फिर आप अनलॉक करें या फिर ऑटो अनलॉक हो या उसमें सायरन बज रहा हो, जैसी सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सायरन ऑन रखना है ऑफ रखना है, मतलब टू टू की आवाज़ ऑन रखनी है ऑफ रखनी है, मैक्सिमम नई कार में ऑफ ही आ रहा है। एंड उसके साथ में ऑटो अनलॉक किस प्रकार हो, मतलब गियर शिफ्ट करे उसके मतलब न्यूट्रल करे उसके बाद में अनलॉक हो, पार्किंग में अनलॉक हो, या फिर गाड़ी जब भी आप इग्निशन ऑफ करे उसके साथ में अनलॉक हो। पीछे आ जाते हैं, जैसे आप लाइट्स में जाते हैं वैसे यहाँ पर एम्बियंट लाइट और उसके साथ में एम्बियंट लाइट का लेवल जो है कि रोशनी कम चाहते हो या ज़्यादा, उसको आप चेंज कर सकते हो। गाइड मी लाइट वो होती है दोस्तों जिसके अंदर आप जब कार को ऑफ करते हो या कार के पास जाके अनलॉक करते हो तब जो लाइट ऑन होती है आप उसका लेवल कम ज़्यादा कर सकते हो। और एंटी थेफ्ट के अंदर आप जो सेंसर मिलता है कि मान लो सपोज करो कोई भी हाथ टच करे और गाड़ी सेंस करे, उसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। TPMS को रीसेट कर सकते हो और उसके साथ में डिस्प्ले आइटम जो फ्रंट स्क्रीन है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखनी चाहिए उन सबको प्लस या माइनस कर सकते हो। एनिमेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद में हेड्स अप डिस्प्ले जो है उसके अंदर क्या क्या फीचर आने चाहिए उन सारे के सारे फीचर्स के ऊपर आप देख सकते हो। सो ये तो रही सारी की सारी चीज़ें जो आपको फ्रंट स्क्रीन में मिलती है। आई होप हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करी हो। अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सो दोस्तों अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। हमने दिन में चलाया, रात को चलाया, हमने ऑन रोड चलाया, ऑफ रोड चलाया, मिट्टी में चलाया, उन सारे टेरेन्स के ऊपर चलाए जहां पर आप ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने व्हीकल को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। और अब मैं बताता हूं मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। सबसे पहले टोयोटा और मारुति सुजुकी ने जो ये सेगमेंट पकड़ा कार्स का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम सबको एक ऐसी कार चाहिए जो कॉम्पैक्ट हो मगर उसमें SUV कैरेक्टर भी मिले। साथ में जब से डीजल इंजन कम हुए हैं और छोटे सेगमेंट में तो बंद ही हो गए हैं, उस वक्त अगर आपको एक ऐसी पेट्रोल कार मिले जिसमें आपको अच्छा माइलेज एफिशिएंसी मिले 25 अबाउ या फिर 21 शहर में, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, एक तो इसमें जो पावर डिलीवरी और जो परफॉर्मेंस मिलती है वो इनिशियल आपको बहुत अच्छी मिलती है मगर आप बहुत तेज़ उड़ने के लिए इस कार को नहीं खरीदते। दूसरी, कॉस्ट जो आपको इस कार के टॉप मॉडल की मिलती है वो ऐसी अमाउंट नहीं है कि बहुत कम आती हो। और उसके साथ में आपको कार के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर हो सारा फील गुड मिलता है, वो तो आपको अपने हिसाब से चुनना पड़ेगा कि यू आर कंफर्टेबल विद दैट साइज और विद दोज फीचर्स और नॉट। बाकी हमको बहुत मज़ा आया शहर में कार क्योंकि साइलेंट हो जाती है, चलाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। एंड हाईवे के ऊपर जो कंफर्ट और बैलेंस आपको इस कार के अंदर फ्रंट एंड रियर का मिलता है वो इतना अमेजिंग है कि उसके साथ आपको कार चलाने में हर जगह आएगा मज़ा। बाकी 2025 में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रिकल सीट एंड उसके साथ में रेयर सीट पे जो कर्टन्स लगाए हैं वो काबिले तारीफ़ है। कुछ चीज़ें और कार में इंप्रूव हो सकती है जिसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रंट के अंदर जो प्रोजेक्टर लाइट मिलती है इनकी रोशनी बहुत अच्छी है, पर नीचे की तरफ अगर फॉग लैंप कार में आ जाए ज़िंदगी में मज़ा आ जाए। जैसे ही आप इस तरफ आओगे वैसे ही आप यहाँ पर देखते हो कि जो कर्टेन आपको कार के अंदर मिलता है वो अभी भी पूरी तरह धूप को अंदर की तरफ आने दे रहा है, जो कि नहीं दे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम अच्छी होगी और कार में जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड कार के लुक में, कार के फील में, कार की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लगी। फिट फिनिश जो पार्ट्स की वो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है। एंड आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है आज के ज़माने में, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर आने लग गए, अगर थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले आ जाए तो चीज़ों में मज़ा आ जाए। 360 कैमरा मॉड्यूल जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती है। एंड कार के अंदर आपको फ्रंट के अंदर भी मिल सकते हैं पार्किंग सेंसर। बाकी हमें बहुत मज़ा आया कार को चला के, आपको भी ये मज़ा लेना हो अपने नियरेस्ट टोयोटा डीलरशिप पे जाओ, टोयोटा हाई राइडर को एक्सपीरियंस करो और अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी कार लो जिसके साथ आप बचाएं बहुत सारा पैसा और करें बहुत सारा अमेजिंग फन।
इसी आशा उम्मीद के साथ सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो और ऐसे हमारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि अपने लिए एक नई कार प्लान कर रहे हैं। एंड हमारे डिटेल ड्राइव रिव्यू में अगर आप चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करना, तो जल्दी से वो सारी चीज़ें नीचे की तरफ हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे से डायरेक्टली 1-to-1 कम्युनिकेट करना हो तो नीचे की तरफ हमारी सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम, उसका लिंक है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और हमसे डायरेक्टली 1-to-1 कम्युनिकेट करके आपके बचे हुए सारे सवालों के जवाब ढूंढें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, इजाज़त दो और ऐसे ही हमारा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।